तो लास्ट क्लास में हमने द यूनियन एग्जीक्यूटिव को स्टार्ट किया था और पढ़ा था बेसिक्स यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में। तो आज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होंगे द प्रेसिडेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट को हम किन डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड। फिर हम देखेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं ताकि आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे जो इलेक्शन का प्रोसेस है प्रेसिडेंट का वो कैसे होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्म ऑफ ऑफिस कितने दिन का होता है और किस किस वजह से वो ऑफिस वेकेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इम्पीचमेंट यानी जो मेथड होता है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट का वो। और फाइनली हम देखेंगे जो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है, ये खुद एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होगा जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स देखेंगे प्रेसिडेंट के। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वालिफिकेशन, इलेक्शन और टर्म ऑफ ऑफिस तक। इम्पीचमेंट का प्रोसेस और जो पावर्स है उन्हें हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट में हम टोटल ट्यूटोरियल को डिवाइड करेंगे और ये रहेगा ब्रेकअप सारे टॉपिक्स का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो सबसे पहला, ठीक है, मैंने बताया था कि जब यूनियन एग्जीक्यूटिव है ये आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 52 जो फर्स्ट आर्टिकल है वो क्या बोलता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में एक प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला ही आर्टिकल यूनियन एग्जीक्यूटिव का ये बोलता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने का प्रोविजन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 52 में है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इससे। क्वेश्चन कैसे आएगा कि इन विच आर्टिकल इट इज मेंशन्ड दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि प्रेसिडेंट होने का प्रोविजन किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, तो आर्टिकल 52 उसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन या फिर फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, प्रेसिडेंट हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। इसके अलावा प्रेसिडेंट को एक और चीज़ कहा जाता है और वो है सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज। जो हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनके सुप्रीम कमांडर कौन होंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में ऑप्शंस आपको डिफरेंट मिल जाएंगे मेजर, तो इसमें आपको डिफरेंट आर्मी के पोस्ट दिए रहेंगे, उसके साथ साथ हमारे प्रेसिडेंट भी दिए रहेंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट हमारे सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 53 में क्या मेंशन्ड है। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है प्रेसिडेंट के वो आर्टिकल 53 में मेंशन्ड है। तो मैंने कहा था कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो किन किन पार्ट से बना रहता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के जो हमारे एग्जीक्यूटिव पावर्स है, यूनियन में बात कर रहे हैं, यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो वो आर्टिकल 53 में मेंशन्ड है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव हेड तो हैं, लेकिन जो 76th अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया था, ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट था। ठीक है, जब हम अलग से अमेंडमेंट पे चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ये जान लीजिए कि इस अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट पे भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शन ले आया गया था। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट के बाद इट मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो सलाह देंगे उनको एक्सेप्ट करना ही है प्रेसिडेंट को। ठीक है, वो मना नहीं कर सकते इस अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, तो उनके पास जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है इस कारण क्या हो जाता है, सिर्फ फॉर्मल रह जाता है। ठीक है, असली पावर किसके पास चल जाता है, असली पावर चल जाता है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास। ठीक है, क्योंकि उनके एडवाइस के बिना प्रेसिडेंट कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रेसिडेंट के पावर को लेकर। उन्हें फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है, उन्हें सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी कहा जाता है। उसके बाद आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर्स तो उन्हें दिए गए हैं, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है। ठीक है, क्योंकि उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बात सुनना ही है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब जानते होंगे। ठीक है, ये 2 कार्यकाल के लिए रुके थे, 1952 और से लेकर 1962 तक, यानी 5-5 10 साल। उनका टर्म 5 साल का होता है जो हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन वो 2 बार कंटिन्यूस बने थे, इसलिए वो 10 साल तक रहे थे प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के। नेक्स्ट हमारे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट या फिर फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्रेसिडेंट टिल नाउ, वो हमारी प्रतिभा पाटिल मैम है। ठीक है, 12th प्रेसिडेंट ये बनी थी। ठीक है, आपको याद रखना है। अभी कौन से प्रेसिडेंट चल रहे हैं, अभी 14th प्रेसिडेंट चल रहे हैं। ठीक है, 12th के बाद 13th प्रणब मुखर्जी जी आए थे और 14th अभी रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, आपको याद ही होगा। चलिए, ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशंस टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या क्या आपको पास क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकें। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी एज 35 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा था लोकसभा के लिए एज जो था वो 25 था। ठीक है, राज्यसभा के लिए जो एज था वो कितना था, 30 था, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए वो कितना है, वो 35 है। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए 35 होता है, आपको याद रखना है। अब देखिए बाकी क्वालिफिकेशन जितने भी हैं वो आपको, अगर आप मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के क्वालिफाइड है तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, आपके पास सिर्फ ये जो 35 ईयर्स ऑफ एज इससे ज़्यादा रहें और आप लोकसभा बनने के काबिल हैं तो आप प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। ठीक है, यू मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ये तो लोकसभा के अंदर भी आया था कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, जैसे कि अगर आप एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं अभी, या वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर आप किसी मिनिस्टर है कोई यूनियन में या फिर स्टेट में, या फिर आप गवर्नर है किसी स्टेट के, तो इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं गिना जाएगा और आप प्रेसिडेंट के रूप में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, आप वाइस प्रेसिडेंट हो गए, मिनिस्टर हो गए यूनियन या स्टेट के, या फिर गवर्नर हो गए यूनियन या फिर गवर्नर हो गए किसी स्टेट के। तो ये हो गए कुछ क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स जो आपको चाहिए होंगे। रब कर लेते हैं थोड़ा। तो सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स ऑफ एज, और बाकी सब लोकसभा की तरह। ठीक है, प्लस आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, अब आपको इलेक्शन में खड़ा होना है, एलिजिबल है इलेक्शन में आपको खड़ा होना है, तो कोई भी एरा गैर आदमी खड़ा नहीं हो सकता। तो यू मस्ट बी प्रोपोज्ड बाय 50 इलेक्टर्स एंड सेकेंडेड बाय अनदर 50। मतलब ये इलेक्टर्स हैं, कौन किसकी बात हो रही है हम बाद में भी देखेंगे। ठीक है, जो जो वोट देंगे प्रेसिडेंट की उनकी बात हो रही है। तो 50 इलेक्टर्स का प्रोपोज करना चाहिए और 50 उसे सेकेंड करने चाहिए, लगभग 100 का आपको सपोर्ट चाहिए होगा, तभी आप इलेक्शन में खड़े हो पाएंगे प्रेसिडेंट के। ठीक है, इसके अलावा एक डिपॉजिट अमाउंट होता है 15,000 रुपये का। ठीक है, ये आपको RBI में सबमिट करना होगा, और अगर आप 1/6 ऑफ वोट नहीं इकट्ठा कर पाए तो आपको ये वापस रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप 1/6 से ज़्यादा ले आते हैं तो ये आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो ये होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट, जो कि 15,000 रुपीज़ का होता है। ये पहले 2,500 रुपीज़ होता था, लेकिन 1997 के बाद इसे बढ़ा के 15,000 कर दिया गया है। ठीक है, आप अभी करंट का याद रखिए, 15,000 डिपॉजिट अमाउंट है और 50 प्रोपोजर्स और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। ठीक है, ताकि आप इलेक्शन में खड़े हो सके। ठीक है, अब आपके जैसे करीब 4-5 लोग खड़े हो गए इलेक्शन में सपोज। ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। अब इलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा ये देख लेते हैं। अब इलेक्शन प्रोसेस जो होता है प्रेसिडेंट का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, उसे समझने की आपको ज़रूरत है, तो आप ध्यान से बस सुनिएगा। अब हमारे जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं बाय द पीपल, लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब कि जो खुद यहाँ की जनता है वो डायरेक्ट वोट करने नहीं जाती है हमारे प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन जनता जिन्हें चुनती है, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, MPs और MLAs, वो इनके लिए वोट करते हैं, इसलिए ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज की वर्ड है, आपको याद रखना है। अब इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है, इनमें कौन कौन से लोग होते हैं। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज कुछ नहीं, एक ग्रुप का नाम दिया गया है जो कि प्रेसिडेंट के लिए वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो उस ग्रुप को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। उस ग्रुप में कौन कौन है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज किन किन को कंसिस्ट करता है ये देख लेते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज में सबसे पहले होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है ताकि अब आपको ये समझने में मुश्किल ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इंडियन लेजिस्लेचर पहले पढ़ा दिया इंडियन एग्जीक्यूटिव के। तो देखिए, लोकसभा में मैंने बताया था कि टोटल जो स्ट्रेंथ होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 हो सकता है, प्लस 2 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, उसी तरह राज्यसभा मैंने बताया था कि 238 इलेक्टेड होते हैं, जबकि 12 नॉमिनेट किए जा सकते हैं। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये वोट नहीं दे सकते। ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन में तो जो सिर्फ 550 और 238 था, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, यही सिर्फ वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, नॉट द नॉमिनेटेड वन। ठीक है, तो ये तो चलिए पहला इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हो गए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं ऑफ स्टेट्स में, तो मैंने आपको अभी स्टेट का लेजिस्लेचर नहीं बताया। तो जिस प्रकार सेंटर में पार्लियामेंट होता है उसी तरह
स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट में 2 हाउस होता है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह स्टेट में भी 2 हाउस हो सकते हैं, कहीं होता है कहीं नहीं भी होता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा को रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो राज्यसभा को रिप्रेजेंट करता है स्टेट में, ठीक है। तो कई स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, कहीं ये पे नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं ये वोट नहीं देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। सिर्फ लेजिस्लेटिव के असेंबलीज वाले मेंबर्स देते हैं, वो भी इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। तो ये होगा। इसके अलावा हमें लेजिस्लेटिव असेंबली जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, तो मैंने बताया था कि दिल्ली और पौंडीचेरी ही सिर्फ इतना बड़ा वहाँ पे पॉपुलेशन है कि वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स भी वोट दे सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो ये आपको इलेक्टोरल कॉलेज का आपको जो कॉम्पोजिशन है वो आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और पॉइंट अब ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को इंक्लूड करता है, और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डू नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर होगा। चलिए अब कौन कौन वोट करता है ये डिसाइड हो गया। अब वोट का मेथड क्या होता है, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आपको याद रखना है, कीवर्ड है, ठीक है। सितारा मार लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या किस तरह का मेथड हो सकता है इलेक्शन का। तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, एडल्ट, फ्रेंचाइज और क्या क्या करके। आपको याद रखना है कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, सीक्रेट बैलेट सिस्टम से होता है। सीक्रेट बैलेट मतलब जान रहे हैं कि आप जो वोट दे रहे हैं वो पता नहीं चलेगा किसी को कि किसने वोट दिया है, ठीक है। लेकिन ये मेथड आपको याद रखना है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखिए इसमें जो वोट है, हर आदमी का वोट का वेटेज वो बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो जितना पार्लियामेंट का वेटेज होता है, ठीक है, पूरा पार्लियामेंट का इंक्लूडिंग लोकसभा एंड राज्यसभा, तो लोकसभा में कितने करीब मान लीजिए सपोज 540 550 करीब लोग हैं और 250 करीब सपोज राज्यसभा में लोग हैं, तो टोटल 800 के करीब जो लोग हो गए। और जो जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट्स में मिला के, ठीक है, उनके जितने भी मेंबर्स हैं टोटल सपोज में 4000 के करीब सपोज आता है, ठीक है, जितने भी लेजिस्लेटिव एमएलएज होते हैं पूरे इंडिया में। तो इनका जो वेटेज है वो बराबर होगा जो पार्लियामेंट में 800 लोगों का वेटेज है उसके बराबर, ठीक है। तो देख रहे हैं एमपीज का थोड़ा वेट ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू एमएलएज, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंट एमएलएज का भी वेटेज वहाँ के पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। तो ये मेथड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, आपको उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप याद रखिए कि टोटल वोटिंग स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट इज इक्वल टू द टोटल वोटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट्स। जितना पार्लियामेंट का वेट रहता है उतना ही एमएलएज का वेट होता है टोटल, ठीक है। अब इस इलेक्शन से कुछ भी डिस्प्यूट होता है, कुछ भी डाउट क्रिएट होता है, तो उसे कौन सॉल्व करेगा? उसे सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है, यही इलेक्शन कमीशन इस केस में डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करेगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं अब तक जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं उनके केस में। तो फर्स्ट यूनानिमसली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, मतलब जिनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ, सबने इन्हें मिलकर इन्हीं को सिर्फ चुना, तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, कि फर्स्ट यूनानिमसली इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट हु गॉट द प्रेसिडेंट हु वॉन विथ हाईएस्ट मार्जिन, मतलब कि यूनानिमस तो इलेक्ट नहीं हुए, लेकिन जो हारे और जीत में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था, यानी सबसे ज़्यादा वोटों से जीते अभी तक, वो है KR नारायणन, ठीक है। ये 10th प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु वॉन विदाउट एनी पार्टी सपोर्ट, मतलब इंडिपेंडेंट वो थे, ठीक है, तो वो VV गिरी जी। तो इसी के साथ हम इलेक्शन भी कंप्लीट करते हैं। हमने देखा इलेक्शन में आप कैसे खड़ा हो सकते हैं, आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके साथ आप खड़ा होंगे तो आपको 50 सपोर्टर्स 50 सेकेंडर्स चाहिए होंगे, इसके अलावा 15,000 डिपॉजिट लगेगा। उसके बाद ये इलेक्शन जो वोट देंगे वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स देंगे, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा होंगे, इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगे, इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी होंगी। ये हो गया इलेक्टोरल कॉलेज। ये जो वोट देंगे वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इनका जजमेंट होगा। इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ जो पार्लियामेंट है और स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स है वो बराबर दिया जाएगा वेटेज उनका वोट का,
ठीक है, जितने भी डिस्प्यूट अराइज होंगे वो सुप्रीम कोर्ट इसे डील करेगा। चलिए, तो इतना कुछ पढ़ लिया। हम नेक्स्ट आते हैं फाइनल में, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कितने साल तक एक बार इलेक्ट होने के बाद वो काम कर सकते हैं। तो टर्म यूजुअली उनका 5 साल होता है, ठीक है, 5 साल तक हमारे देश में प्रेसिडेंट काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इन 5 साल के पहले उनको कभी भी अगर इच्छा हो तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं। उनको रिज़ाइन करना हो तो किसी अपना रिजिग्नेशन देंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना होता है तो प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना होता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक, आपने याद होगा स्पीकर के केस में जो रहा था, स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर को दे रहे थे और डिप्यूटी स्पीकर स्पीकर को दे रहे थे, ठीक है। अब द प्रेसिडेंट कैन होल्ड द ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर अराइव्स, ठीक है। 5 साल पूरा हो गया तो मतलब ऐसा नहीं कि उनको विकेट कर देना है। नेक्स्ट इलेक्शन होने में सपोज 2-3 महीना लग रहा है, इलेक्शन होने का चुनाने में 3-4 महीना और लग रहा है, तो टोटल मान लीजिए कि ऐसा नियम है कि 6 मंथ्स के अंदर वेकेट होने के बाद आपको इलेक्शंस करा लेने हैं, ठीक है। अब इस टाइम पे जो हमारे पुराने प्रेसिडेंट है वो ऑफिस को होल्ड करके रख सकते हैं, जब नए प्रेसिडेंट आएंगे तब वो ऑफिस वेकेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि 5 साल होते ही उन्हें छोड़ना पड़ जाए, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन होल्ड द ऑफिस अंटिल द सक्सेसर अराइव्स। अब इन केस अब अगर प्रेसिडेंट की अपने कार्यकाल में ही मौत हो जाए या फिर वो रिज़ाइन कर दे तो वहाँ पे एक विकेट हो जाएगा, ऑफिस खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में, ठीक है। तो वेकेशन कैसे हो रहा है, अगर वो उनकी मौत हो जा रही है या फिर वो रिज़ाइन कर दे रहे हैं तो वो ऑफिस खाली हो जा रहा है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट बीमार है, ठीक है, या फिर अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी ड्यू टू कुछ कारण से सपोज, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ उनका काम करेंगे लेकिन वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उनके सिर्फ ड्यूटी निभाएंगे, वो प्रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। जबकि उनकी मौत हो जाए, रिज़ाइन हो जाए तो उस समय वेकेट हो जा रहा है, ऑफिस खाली हो जा रहा है, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट का रोल करेंगे आधा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर प्रेसिडेंट वो और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अगर वेकेट कर दे, ठीक है, बोथ वेकेट कर दे ऑफिस किसी कारण से, तब कौन प्रेसिडेंट का रोल अदा करेंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रोल अदा करेंगे प्रेसिडेंट का जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों वेकेट कर दे अपने ऑफिस को, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस भी एब्सेंट है तब क्या होगा, जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के वो एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है, अब डेथ रेजिग्नेशन के अलावा भी किस तरह से उनको हटाया जा सकता है, तो बाय इम्पीचमेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के थ्रू अगर कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ते हैं या कुछ वैसा करते हैं तो फिर इम्पीचमेंट के थ्रू उनको हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैंने इसमें आपको काफ़ी कुछ बताया, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया, फिर क्वालिफिकेशंस बताया कि कैसे आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इसके अलावा बताया कि प्रेसिडेंट में वोट करने के लिए कौन कौन वोट देते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज, और फिर इलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है और उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पीचमेंट का प्रोसेस और जो पावर्स है प्रेसिडेंट के उनको। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी मेहनत से इसे हमने बनाया है, और अगर पसंद आया तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।